तो आपका आईटीसी का पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.19। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। विजय सेल्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। क्या है? रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है। और इसको 100 इनवॉइसेस इसने रिसीव किया फॉर द इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज जो कि इसने खरीदा, वर्ड्स पे ध्यान दो, इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या? खरीदा, उसका इसको 100 इनवॉइस मिला है, यानी कि टोटल 100 इनवॉइसेस इसके पास है कि इसने सामान खरीदा। और ये पूरे 100 इनवॉइसेस को मिला के टोटल जीएसटी कितना है? 10 लाख रुपीस का जीएसटी है जो इसने पे किया था। और इनवर्ड सप्लाईज है तो इसका वो आईटीसी इसको 10 लाख का मिलना चाहिए। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर महीने का डिटेल्स दिया हुआ है। आगे आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 80 इनवॉइस का जो डिटेल्स है जिसका टोटल जीएसटी 6 लाख रुपए का आ रहा है, ये तो सप्लायर ने फर्निश कर दिया इन जीएसटीआर 1 एस लिखा हुआ है क्योंकि हम बोले ना अमेंड हुआ है जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 1 ए फॉर्म नंबर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो सप्लायर है वो 100 इनवॉइस अपलोड नहीं किया, 80 इनवॉइस अपलोड किया जिसका टोटल जीएसटी का अमाउंट 6 लाख रुपया बन रहा है, ठीक है। और यही 6 लाख रुपया जो सप्लायर अपने साइड से शो किया है वही रिफ्लेक्ट होगा जीएसटीआर 2B ऑफ विजय सेल्स की तरफ से। करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बोला है कि कोई भी अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 में नहीं हुआ था। जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट नहीं, जीएसटीआर 1 में यानी हम आपको बताए थे ना क्लास में कि जीएसटीआर 1A फॉर्म के अंदर आप फिर अमेंड कर सकते हो बाद में, तो वो कोई भी अमेंडमेंट सप्लायर ने नहीं किया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। आपको बोला है विजय सेल्स कितना आईटीसी क्लेम कर सकता है अपने जीएसटीआर 3B में, वो बताइए। जीएसटीआर 3B कौन भरेगा? जब अल्टीमेटली आप आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी अपना टोटल दिखाओगे तो उस समय आप जीएसटीआर 3B भरोगे। और यहाँ कौन है? विजय सेल्स है। तो विजय सेल्स जो है वो कितना आईटीसी क्लेम कर सकता है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो आपसे पूछ रहा है। और अक्टूबर का फाइलिंग ये करेगा 20 नवंबर से 20 नवंबर तक, ठीक है। अज्यूमिंग दैट जीएसटी ऑफ 10 लाख इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर आईटीसी। अज्यूम कर लो कि पूरा 10 लाख सही है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आईटीसी का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, सारा आईटीसी का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो बताइए आप लोग के हिसाब से कितना ये आईटीसी क्लेम कर सकता है विजय सेल्स? 6 लाख। क्यों? क्योंकि उसने इनवॉइस तो मतलब 80 इनवॉइस दिखाया 6 लाख में। सप्लायर जो था वो अपने साइड से 80 इनवॉइसेस ही फर्निश किया है जिसका टोटल जीएसटी आ रहा है 6 लाख का। तो जो उससे सामान खरीदा यानी कि विजय सेल्स, वो उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट भी वो 6 लाख ही हुआ है, तो उतना ही आईटीसी ले सकता है। बात खत्म, क्लियर है। तो आंसर देख लो, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि 80 इनवॉइसेस जो इसने जीएसटीआर 1 में फर्निश किया है। कौन फर्निश किया है? सप्लायर जो फर्निश किया है 6 लाख का, उसका तो आईटीसी ये क्लेम कर सकता है। नोट नंबर 1 दिया हुआ है जो कि नोट्स में लिखा है 100% ऑफ आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन द इनवॉइसेस जो सप्लायर फर्निश करता है अपने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है जीएसटीआर 2B में ऑफ द पर्सन जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में विजय सेल्स है, ठीक है। और जो बचा 20 इनवॉइसेस है वो तो फर्निश ही नहीं किया सप्लायर, तो उसका आईटीसी भी नहीं लिया जा सकता बाय विजय सेल्स। क्लियर है। तो 4 लाख का जो आईटीसी है उसका नोट नंबर 2 पढ़ लो कि देखो भैया आईटीसी जो है वो तब आप ले सकते हो जब इनवॉइसेस में डिटेल सप्लायर फर्निश करेगा। अब वो किया ही नहीं है तो फिर जो उससे सामान खरीदा था उसको रेसिपिएंट बोल रहे थे हम लोग, तो जो रेसिपिएंट है वो क्लेम कर ही नहीं सकता इस आईटीसी को। क्लियर है। ओके, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 8.85। टोटल 10 लाख का आईटीसी था ना, 6 लाख क्लेम कर लिया तो बाकी बचा कितना? 4 लाख, राइट। आज 8.85 पेज नंबर में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 जी। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, बहुत बढ़िया। और ये मैन्युफैक्चर करता है हैवी मशीनरी का, बहुत अच्छी बात है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। और इसने नीचे दिए गए आइटम्स प्रोक्योर किए हैं। प्रोक्योर मतलब होता है खरीदा है, ठीक है, परचेज किया है, तो अंडरलाइन करके वहां पर लिखो परचेज, ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में, ठीक है। तो देखो क्या क्या आइटम्स इसने परचेज किया है। पहला, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ये जो मशीनरी बनाएगा उसको बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए वो इसने परचेज किया है, जिसपे जीएसटी दिया हुआ है, ऊपर का कॉलम देख लो, जीएसटी दिया हुआ है 5,20,000 का पे किया इसने, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रक्स इसने यूज किया फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और ये ट्रक का जो जीएसटी इसने पे किया यूज करने के लिए वो पे किया 1 लाख का। रॉ मटेरियल्स के लिए इसने जीएसटी पे किया 2 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा। और लास्ट में कन्फेक्शनरी आइटम्स खरीदा। ये जो आइटम्स थे ये सप्लाई हो रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट में टू द कस्टमर्स इन अ कस्टमर मीट ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, यानी कि ये जो आइटम्स हैं कन्फेक्शनरी आइटम्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्ज फ्री में सप्लाई हो रहे हैं टू द कस्टमर्स, ठीक है।
तो इसका भी जीएसटी अमाउंट दिया हुआ है। तो बेसिकली एबीसी लिमिटेड क्या किया, एबीसी लिमिटेड कन्फेक्शनरी आइटम्स खरीदा, उस पे इसने जीएसटी पे किया 25,000 रुपए का, और ये जो कन्फेक्शनरी आइटम्स था ये कस्टमर्स को फ्री में बांट दिया। क्यों बांटा वो जाने, अब क्यों बांटा इसमें हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है, मन होगा इसको। देखिए अरे खाना बहुत लोग क्या है ना, हाँ खाना पीना फ्री देते हैं, या फिर जैसे अब मीट के लिए बुलाएं, मान लो हम अपना काम से आप लोग को बुलाएंगे तो खिलाने का तो हक बनता है ना, कम से कम खिला पिला तो सकते हैं। अब उसमें हम बोलेंगे पैसा भी तुम ही दो, ठीक है, तो वो तो अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए आओ आपको बोला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कितना आईटीसी ये क्लेम कर सकता है वो बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे उसका। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, अज्यूम कर लो कि आईटीसी का बाकी सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? तो बताओ किस किस का आईटीसी हम लोग क्लेम कर सकते हैं और किस किस का नहीं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, आप अगर कोई भी सामान खरीदते हो जिसको आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूज कर रहे हो या फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, उन सब चीजों का आईटीसी आपको मिलता है। एक हम लोगों ने ब्लॉक क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था फ्री सैंपल्स अगर आप देते हो तो क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे एक एक करके आइटम्स देखेंगे और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कितना आईटीसी मिलेगा। तो पहला इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स यूज किया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? मिल जाएगा। तो 5,20,000 का आईटीसी मिल जाएगा। सोल्यूशन देखो, फर्स्ट सीरियल नंबर, और रीजन क्या है, क्योंकि ये गुड्स यूज हो रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। क्लियर है? दूसरा, ट्रक्स यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, गुड्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं है, और ट्रक्स ऑल्दो इट्स अ मोटर व्हीकल बट इट इज बीइंग यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं 1 लाख का। आ जाओ सोल्यूशन में, ट्रक्स यूज्ड 1 लाख, इस पे क्या लिखा है रीजन, आईटीसी मोटर व्हीकल पे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज अलाउड, इट इज नॉट ब्लॉक्ड। हाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर रहता अप टू वो सिटिंग कैपेसिटी 13 रहता तब आईटीसी ब्लॉक होता, और तब भी नहीं होता अगर अपने बिजनेस मतलब लेके ही बेच दे रहा है, और जो जो एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, राइट, तो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। थर्ड बोलो, रॉ मटेरियल, इसका तो मिलेगा ही, इसको तो यूज ही कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो 2 लाख का आईटीसी क्लेम कर सकता है, रीजन देख लो, क्योंकि ये अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। फोर्थ क्या होगा, कन्फेक्शनरी आइटम्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर आप फ्री में बांट दे रहे हो तो पैसा तो ले नहीं रहे हो, तो अगर आप उस पे आईटीसी लिए थे उस सामान पे तो वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगर लिया हुआ है तो वो रिवर्सल वाला बात है, पर यहाँ तो लिया हुआ लेते टाइम का बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ कस्टमर्स क्या होगा, ऐसे हमने पढ़ा है कि जो भी फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी है वो क्या होता है, इट इज अलाउ होता है, पर वो अलाउ कब हो जाता है, जब आप उसको अपने बिजनेस में एज अ कंपोजिट या मिक्स सप्लाई दे रहे हो, या अपने बिजनेस में ही उसको फर्दर सप्लाई कर रहे हो, जो एक्सेप्शनल केसेस पड़े थे उसमें अलाउ हो जाता है। एयर इंडिया का एग्जांपल दिए थे आपको, राइट, तो उसमें अलाउ हो जाता है। पर यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे ये कस्टमर्स को बुलाया था कस्टमर्स मीट पे और वहां खाना पीना दिया फ्री में, तो ये तो आपका कोई भी ऐसा कंपलसरी नहीं था कि आप कस्टमर मीट करो ही फॉर द बिजनेस एंड उस पर ये फूड सप्लाई करो ही, ये आपने किया अपनी मर्जी से, तो इसीलिए इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? जो टोटल है वो आपका टोटल आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड आ जाएगा। डन। आ जाओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और ये मैन्युफैक्चर करता है टैक्सेबल गुड्स का। आईटीसी क्या क्या अवेल कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फ्रॉम द रिमेनिंग, जो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वो हमें निकालना है। पहला केस देखो, इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज मतलब क्या, सामान खरीदा तभी तो आईटीसी मिलेगा खरीदने पे, तो क्या है, इनपुट्स है ए जिसपे जीएसटी पे किया है 1 लाख रुपया, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि एक इनवॉइस जिसपे इसने 10,000 का जीएसटी पे किया है वो गायब हो गया, मिसिंग है, वो इनवॉइस मिसिंग है। इनवॉइस अगर मिसिंग है, इनवॉइस है नहीं, तो क्या आप उसका आईटीसी ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। कितना रुपया का आईटीसी नहीं ले पाएंगे? 10,000 का नहीं ले पाएंगे। बाकी का मिल जाएगा, हाँ बाकी का मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाओ, इंफॉर्मेशन, इनपुट्स बी 50,000 का जीएसटी पे किए, और ये इनपुट 2 लॉट में आप रिसीव कर रहे हो, 2 लॉट्स में रिसीव कर रहे हो। फर्स्ट लॉट आपने रिसीव कर लिया है अक्टूबर में, लेकिन सेकंड लॉट के बारे में कुछ आगे दिया हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम तो सेकंड लॉट देखते हैं लास्ट डेट ऑफ, हाँ वेरी गुड, तो हम लोग क्या देखते हैं आईटीसी लेने के लिए, जब लास्ट लॉट हमें रिसीव हो गया तब हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं ऑन द एंटायर अमाउंट, राइट। तो यहाँ पर क्या ये 50,000 में से 25,000 का आईटीसी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, पूरा 50,000 ही नहीं ले सकते। गुड, वेरी गुड। आगे, कैपिटल गुड्स खरीदा, 1,20,000 का जीएसटी पे किया, इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि एक्सवाईजेड लिमिटेड ने कैपिटलाइज कर दिया इस कैपिटल गुड्स का अमाउंट को एट फुल इनवॉइस वैल्यू और इंक्लूसिंग जीएसटी, और इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, तो क्या आईटीसी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हो डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी ले रहे हो तो कैपिटलाइज मत करना, पीएल में डाल देना, राइट, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। तो चलो इसका भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है?
और लास्ट इनपुट सर्विसेज आपने लिया है जिसपे जीएसटी पे किया है 2,25,000 का। इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि एक इनवॉइस जिसका डेट था 20 जनवरी, जिसपे जीएसटी पेबल था 50,000 का, वो खो गया था, वॉज मिसिंग, लेकिन अब मिल गया, अक्टूबर में मिल गया। जनवरी में जो सामान खरीदे थे तो खो गया था, अभी मिल गया अक्टूबर में। तो क्या अभी मिल गया, अभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो इसके ऊपर। इसके आगे पहले नोट पढ़ लेते हैं। आपको बोला इनके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है उसके अलावा आईटीसी का सारा कंडीशन फुलफिल है। और दूसरा इंफॉर्मेशन देखो, एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कब फाइल हुआ है, 15 सितंबर को फाइल हुआ है, करेक्ट। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा ये वाला जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसका क्या करेंगे, माइनस नहीं ले सकते, क्यों, आ जाओ सोल्यूशन में। हम लोगों ने क्या पढ़ा, आईटीसी जो है वो आप कब तक अवेल कर सकते थे, वो हम लोग क्या पढ़े थे, कब तक आप लास्ट अवेल कर सकते हो। तो उसका हमने डेट पढ़ा था या तो 30 नवंबर या फिर लास्ट डेट ऑफ जब भी आपने फाइल किया है अपना रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर, तब तक कर सकते थे। तो इसने अपना रिटर्न कब फाइल किया है, 15 सितंबर को ही फाइल कर दिया प्रीवियस ईयर का। और अभी इसको इनपुट सर्विसेज 20 जनवरी वाला जो है उसका इनवॉइस अभी अक्टूबर में मिल रहा है। तो अभी तो टाइम चला गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इसने जो जनवरी प्रीवियस ईयर का था ना, इस साल का तो नहीं है, प्रीवियस ईयर का है। अभी क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है। तो जनवरी का इनवॉइस प्रीवियस ईयर का था, उसका फाइलिंग आपने कब कर दिया, 15 सितंबर को कर दिया। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, यानी डेट ऑफ टेकिंग इनवॉइस जो आईटीसी का आपके पास समय था वो चला गया है। तो अब आईटीसी आपको इसका नहीं मिलेगा। क्लियर है, समझ आया। हाँ, पूरा पे नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, हाँ 50,000 वाला जिसका इनवॉइस मिसिंग है, जिसका इनवॉइस मिसिंग था। अब देखो लॉजिकली सोचो आप, जनवरी के महीने में एक इनवॉइस 50,000 वाला खो गया, राइट। तो 50,000 वाले पे ही सिर्फ नहीं मिलेगा, जिसका इनवॉइस है उसका तो मिल जाएगा, करेक्ट। तो आ जाओ सोल्यूशन में, सोल्यूशन पढ़ लो जो आपको रीजन दिया हुआ है। तो आईटीसी ऑन एन इनवॉइस कैन नॉट बी अवेल्ड आफ्टर 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या जिसका वो पर्टिकुलर इनवॉइस उस ईयर का है, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि आईटीसी ये जो एनुअल रिटर्न था वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का 15 सितंबर को फाइल कर दिया था, विच वाज प्रायर टू 30 नवंबर। तो आईटीसी पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बी अवेल्ड आफ्टर 15 सितंबर। समझ आ गया। तो टोटल 2,25,000 का आपका क्या था, जीएसटी पे किया था इस इनपुट सर्विसेज में, जिसमें से 50,000 वाला जनवरी का बिलोंग करता है जो अब मिला। तो ये अब मिला तो इसको भी इंक्लूड कर लिया इस 2,25,000 में, तो इसको हटाना पड़ेगा। और जो बचा हुआ है 2,25,000 माइनस 50,000, 1,75,000 ये अवेल कर लेगा। क्लियर है, ये माइनस के बाद अच्छा ठीक है, बस टोटल कर देंगे, डन। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। देखो एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लायर है गुड्स का, और इसने जीएसटी ये पे करा है किसमें, रेगुलर स्कीम में, ठीक है। इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज इन अ टैक्स पीरियड। इसने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज किया है, अंडरलाइन कर लो, मतलब सामान बेचा है, ठीक है। अच्छा, कितने का बेचा है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया है 8 लाख का, और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया है 3 लाख का। रेगुलर स्कीम में ये रजिस्टर्ड है, इसने सामान बेचा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है 8 लाख का, इंटर स्टेट सप्लाई किया है 3 लाख का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसने कुछ परचेज किया है, परचेजेस को सेटल कर लो, यानी सामान खरीदा है। और वो सामान जो खरीदा है उसका कितना का सामान खरीदा है, तो इंट्रा स्टेट परचेज किया है 2 लाख का, और इंटर स्टेट परचेज किया है 50,000 का, ठीक है। आपको उसके बाद दिया है कंपनी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द टैक्स पीरियड। अब आपके जीएसटी में टैक्स पीरियड मतलब वो महीना जिसका हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी मंथली और क्वार्टरली, जिसका भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग को कौन सा महीने का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अच्छा महीना नहीं दिया हुआ है क्या, ठीक है, चलो जो भी महीना है, ओके, जो भी महीना है, मान लो अक्टूबर का ही महीना है, ठीक है। तो इस महीने में ओपनिंग आईटीसी कितना है वो आपको दिया हुआ है, सीजीएसटी 57,000, एसजीएसटी कुछ नहीं दिया हुआ है, आईजीएसटी 70,000 दिया हुआ है। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, नोट में आ जाओ, रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी क्या है वो दिया हुआ है 99%, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी 99% और आईजीएसटी 18%। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज जो भी ऊपर था उसमें कुछ पे भी टैक्स नहीं लगा हुआ, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। वेरेवर एप्लीकेबल मतलब एज पर इंफॉर्मेशन, अगर एप्लीकेबल है टैक्स, इंक्लूसिव है तो मान लो, नहीं तो किसी पे भी नहीं लगा हुआ है टैक्स। और लास्ट बोला है जितना भी कंडीशन था आईटीसी का वो सब फुलफिल हो रहा है। आपको बोला है मिनिमम टैक्स, मिनिमम जीएसटी पेएबल इन कैश कितना होगा वो निकालो फॉर द टैक्स पीरियड।
मतलब हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी कैसे कैसे करेंगे, वो यूज करके अल्टीमेटली इस महीने के एंड में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ये बंदे को, ये बंदा का नाम क्या है, एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमें निकालना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, और क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ था फर्स्ट पॉइंट, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज किया है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज क्या, यानी बेचा है, बेचा है अगर इंट्रा स्टेट, तो इस पे क्या क्या लगा होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। करेक्ट? कितना का माल बेचा है, 8 लाख का। 8 लाख पे परसेंटेज क्या था, सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% ईच। कैलकुलेटर उठाओ करके बताओ 8% का, सॉरी 8 लाख का 9% कितना होता है, 72,000। तो 72,000 सीजीएसटी है और 72,000 एसजीएसटी है। ये क्या है, 72,000 सीजीएसटी और 72,000 एसजीएसटी क्या है, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, यानी कि आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। करेक्ट? अब दूसरा देखो, इंटरस्टेट सप्लाई किया है 3 लाख का, यानी कि इस पे क्या लगा, आईजीएसटी। वेरी गुड। कितना परसेंट, 18%। तो निकालो 3 लाख का 18% कितना होता है, 54,000। तो 54,000 आईजीएसटी है, ये क्या है, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करना है। फाइन। अब जो परचेजेस है उसका भी सिमिलरली निकाल लेते हैं। परचेज मतलब क्या, वो आपने खरीदा है, यानी इस पे आईटीसी मिला होगा। तो आईटीसी आपका पहला अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई किए हो तो इस पे क्या मिला होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना परसेंट दिया हुआ है, 9% ईच दिया हुआ है। तो 2 लाख का 9% निकालो, 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी है। ये क्या है, ये मिला हमें, आईटीसी मिला, 18,000 मिला हमें। करेक्ट? और इंटरस्टेट परचेज जो आपने किया है 50,000 का, इस पे क्या लगा होगा, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो 50,000 का 18% कितना आता है, 9,000। तो ये हो गया आपको मिला आईजीएसटी। क्लियर है? तो टोटल कितना मिला और टोटल कितना आपको देना है वो क्लियर है। इन ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो क्लियर है। अब आ जाओ सोल्यूशन में कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो आपका कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल निकाला है, जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। अब आप आ जाओ उसका जो थर्ड कॉलम, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसका कॉलम में आ जाओ सीधा। ठीक है? और देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बनाओगे फॉर्मेट, आप बनाओगे एक टोटल का कॉलम, एक आईजीएसटी का कॉलम, एक एसजीएसटी का और एक सीजीएसटी का, और लास्ट एक कॉलम पर्टिकुलर का। ठीक है? हमेशा सीक्वेंस यही रखना। कई बच्चे को देखते हैं एसजीएसटी पहले लिख दिया, आईजीएसटी पहले लिख दिया, फिर सीजीएसटी लिखा। आप सीक्वेंस में लिखोगे सी, फिर एस, फिर आई, फिर टोटल। हाँ मतलब उसका कहना था स्टेट और ये सबको लेके, चलो जो भी है, ये बात याद रखना, सीजीएसटी से शुरू करना है। अब सबसे पहले क्या हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं यहाँ नहीं लिखा है, लिख सकते हैं ना सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ठीक है? देखो, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जीएसटी पेबल, मतलब कितना जीएसटी आपको पे करना है। तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, कितना निकाले थे हम लोग जीएसटी पेबल, 72,000 सीजीएसटी एसजीएसटी और 54,000 आईजीएसटी। राइट? तो उसको एज इट इज उठाया और यहाँ पर आपका लिख दिया, टोटल कॉलम में टोटल कर दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को करना पड़ेगा अपना, ये क्या है, पेबल है यानी पे करना है। तो पे करने के लिए हम लोग को जो मिला वो यूज कर सकते हैं, आईटीसी जो मिला वो यूज कर सकते हैं। तो राइट, तो वो यूज करेंगे। अब यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, तो देखो आपका जो है यहाँ पर मिला कितना था हमें, 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी और 9,000 आईजीएसटी। करेक्ट? तो हमने सीक्वेंसिंग क्या पढ़ा, अच्छा ओपनिंग बैलेंस भी तो दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस क्या क्या दिया हुआ है, सीजीएसटी 57, आईजीएसटी 70,000, एसजीएसटी इज निल। यहाँ पर ये लोगों ने कॉलम जो है वो एक साथ कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए, हम लोग का टोटल आईजीएसटी कितना है करेंटली वो बताओ मुझे। नहीं, आईजीएसटी अभी आपके हाथ में कितना है, इनपुट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कितना है, 70,000 ओपनिंग बैलेंस, और आईटीसी आपको 9,000 मिला, तो टोटल 79,000 आपके हाथ में आईजीएसटी है। तो सिर्फ उसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है? तो आपके पास 79,000 आईजीएसटी है, तो टोटल वाला कॉलम में देखो 79,000 लिखा है। सबसे पहले आईजीएसटी का हम लोग यूज क्या चीज में करेंगे, आईजीएसटी पे करने में करेंगे। तो ये 79,000 में से आईजीएसटी पे करने जाएंगे, तो आईजीएसटी में है कितना पे करने के लिए, 54। तो 54,000 पूरा हम लोग पे कर देंगे। तो 79,000 माइनस 54,000 कितना, 25,000 बचता है। अब जो 25,000 बचा, इसका आप यूज किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो टू पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
आपके मन के ऊपर है, आप 50-50% चाहो वो भी कर सकते हो, आप पहले CGST चाहो वो भी कर सकते हो, आप पहले SGST चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, पहले पे किया है SGST को, तो ठीक है, पूरा 25,000 IGST एग्जॉस्ट कर दिए टू यूज आवर SGST। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, अब IGST तो खत्म, राइट। अब चलो चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, CGST की तरफ। तो CGST हमारा अभी हाथ में इनपुट्स कितना है, कितने अमाउंट का है, ओपनिंग बैलेंस 57,000, ओपनिंग बैलेंस 57,000, और हमें मिला कितना है CGST 18,000, दोनों का टोटल कितना आता है 75,000। ये अभी क्या है हमारे हाथ में, तो इस 75,000 में से क्या हम लोग CGST पूरा एग्जॉस्ट कर सकते हैं? तो 72,000 देखो थर्ड कॉलम में एग्जॉस्ट कर दिया CGST का। बचा कितना CGST अभी हमारे हाथ में, 3,000 बचा है, उसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, 3,000 CGST इन हैंड। क्लियर है, IGST तो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, राइट। ओके, क्या CGST जो अभी 3,000 हमारे हाथ में है इसका यूज कर ले SGST का पे करने में? नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब SGST का कितना इनपुट है वो देख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है ही नहीं और हमें मिला 18,000, तो 18,000 हाथ में है SGST वाला अमाउंट। तो क्या ये 18,000 हम लोग यूज कर ले टू पे आवर SGST? SGST में अभी पेबल अमाउंट बचा कितना है, 72,000 माइनस 25,000, कितना बचा था, -25 पेबल था, उसमें से 25,000 तो हम लोग IGST से यूज कर लिए, तो बचा अभी करेंटली कितना है पेबल, 47,000 बचा है, उसमें से 18,000 यूज कर सकते हैं अभी जो हमारे पास इनपुट है SGST को पे करने का, राइट। तो यूज कर लेते हैं। तो 47,000 माइनस 18,000 कितना होता है, 29,000 होता है। तो 29,000 आ गया लास्ट में, लास्ट कॉलम में, एक बार वो देख लो। क्लियर है, अब मुझे बताओ कि टोटल कॉलम को तो टोटल कर दिया, IGST ब्लैंक, क्योंकि IGST में कुछ बचा ही नहीं है, राइट। तो अब मुझे बताओ कि SGST का जो ये 29,000 अभी पेबल आया है, इसको अब हम लोग कैसे पे करेंगे, अपने पॉकेट से, इन कैश। इसीलिए हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम GST पेबल इन कैश। क्लियर है। अब आप बोलोगे वो जो 3,000 CGST कैश इन हैंड बचा, मतलब कैश इन हैंड नहीं, जो क्रेडिट बचा हमारे पास, उसका क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट मंथ। क्लियर है, कोई दिक्कत? यही नोट में आपको दिया हुआ है, समझ आ गया। तो कैसे एग्जॉस्ट करना है ये आपको दिया हुआ है। इसके ऊपर का जो 2 कॉलम्स दिया हुआ है ये आपको बनाना है टू शो कि आपका टोटल आउटवर्ड सप्लाईज पे GST पेबल कितना है, टू शो कि टोटल ITC कितना मिला है, ठीक है। और लास्ट में आपको सेट ऑफ करके फाइनल पेबल अमाउंट निकालना है। कोई दिक्कत, समझ आ गया, पक्का? ठीक है, समझ आ गया तो आगे बढ़े। आ जाइए आपका टेस्ट योर नॉलेज में। आ जाओ टेस्ट योर नॉलेज में, पेज नंबर 8.103, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस में आ जाइए। अब पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इनपुट टैक्स, ये आपका होमवर्क है, पहले के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क है। इनपुट टैक्स क्या होता है, सबका जो नोट्स दिया हुआ है वो रिवाइज करके आंसर सोच के, जो आंसर दिया हुआ है सजेस्टेड उससे मैच करोगे। कंडीशंस क्या क्या है पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। कैन अ पर्सन टेक ITC विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई अलॉन्ग विद टैक्स, क्या कोई भी बंदा ITC ले सकता है अगर उसने कंसिडरेशन पे नहीं किया है तो? नहीं, हाँ, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं किया है तो। सामान जो रिसीव हो जाना चाहिए था ITC। क्या बात है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चंस, ठीक है। 4 होमवर्क, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC रीजन के साथ। 5th क्वेश्चन भी होमवर्क, व्हाट इज द ITC एंटाइटलमेंट ऑफ अ न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन, तो नया नवेला रजिस्ट्रेशन लिया है तो ITC एंटाइटलमेंट क्या होगा। What is the tax implication of supply of capital goods by a registered person who has taken ITC on such capital goods, ये भी आप लोग लिख पाओगे। अगर सप्लाई किया है कोई भी कैपिटल गुड्स का एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने उस पे ITC लिया है तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये होमवर्क। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर करता है तो क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर कर सकता है अनयूटिलाइज ITC, आज पढ़े हैं ना, कर सकता है, ठीक है। तो कर देगा, इसके बारे में पढ़ोगे आंसर होमवर्क। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 में बोला है स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है किसका, टैक्सेबल गुड्स का। इसने मशीनरी परचेज किया है 8 लाख रुपया का, जिसपे इसने ITC पे किया है 14,400 का, ठीक है। IGST पे किया है, IGST पे किया है फॉर द अमाउंट 14,400, ठीक है।
कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑन द फुल अमाउंट ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग द आईजीएसटी कंपोनेंट एज ऑल्सो अवेल्ड आईटीसी, ऊपर से आईटीसी भी लेने के लिए जा रहा है कि इसने आईजीएसटी पे किया है तो मुझे आईटीसी भी दे दो। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये कंपनी सही कर रहा है? आंसर इज ऑब्वियसली नो, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। ठीक है, चलो ये भी होमवर्क लिख लो। वैसे तो होमवर्क सारा ही है ऑब्वियसली, बट ये सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैक्सेबल पर्सन अगर बिजनेस में है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसने कार्ड खरीदा जिसका मैक्सिमम सेटिंग कैपेसिटी इज 5% और ये यूज कर रहा है अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, तो क्या ये आईटीसी अवेल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं 5% लेस है, एक्सेप्शंस में नहीं आएंगे। क्यों? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो क्या होगा? आंसर में आ जाओ, आंसर देख लो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में नो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन द मोटर व्हीकल। अच्छा, यहाँ पे आंसर हम इसलिए लेके आए क्योंकि यहाँ आंसर शुरू किया नो से। आप अपने एग्जाम में आंसर नो और यस से शुरू नहीं करोगे, ठीक है? आप प्रोविजन से शुरू करोगे। व्हाट इज द प्रोविजन, देन एज पर केस, और लास्ट में कंक्लूजन दोगे। ठीक है, आपके यहाँ पे आंसर लिखा है नो, आप शुरू नहीं करोगे नो। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विद अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है अगर इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आईटीसी अवेल किया जा सकता है इफ द टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट का ही उसका काम है, और इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स और इज इन द फर्दर बिजनेस ऑफ फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। तीनों कंडीशन हमने पढ़ा है। आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि ये कोई भी कंडीशन यहाँ नहीं पे फुलफिल हो रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 10, एक टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी है जो टेस्ट करता है और सर्टिफाई करता है ईच बैच ऑफ मशीन टूल्स को बिफोर द डिस्पैच बाय बीएमटी लिमिटेड। एक कंपनी है बीएमटी लिमिटेड, और ये क्या करता है, हर एक बैच ऑफ मशीन टूल्स डिस्पैच के पहले ये कंपनी जो है वो ये पर्टिकुलर एजेंसी टेस्ट और सर्टिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर जो मशीन है वो सही है कि नहीं। ठीक है, कुछ जो टूल्स है वो डिस्पैच किया गया है इन अ सेज यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एज दीज सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल। क्योंकि आप सेज को डिस्पैच कर रहे हो तो इस पे जीएसटी पेमेंट नहीं किया है क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं है। जो फाइनेंस पर्सनल है इस कंपनी का, बीएमटी लिमिटेड का, वो जानना चाहता है कि वेदर दे नीड टू कैरी आउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी, क्या रिवर्सल करना है आईटीसी का ऑन द टेस्टिंग एजेंसी सर्विसेज टू द एक्सटेंट जितना ये सप्लाई सेल्स को किया है। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपनी है जो सामान डिस्पैच करता है आफ्टर टेस्टिंग, टेस्टिंग के ऊपर ये जीएसटी लेता है, टैक्सेबल है, लेकिन सेल्स को कर रहा है तो इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो सेल्स को सप्लाई कर रहा है क्या उस हिस्से पे जीएसटी रिवर्सल करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? हाँ, अब आंसर बोलो। नहीं, आप लोग के हिसाब से? हाँ, वाह, 2 आंसर मिला। नहीं और हाँ, that is taxable। आ जाओ सोल्यूशन में। हाँ, ये हम लोग डिस्कस किए थे ना कि सेल्स यूनिट रिलेटेड रहेगा तो इट इज जीरो रेटेड सप्लाई। आ जाओ सोल्यूशन में। ITC is disallowed only to the extent it pertains to supply used for non-business purpose या फिर supplies other than taxable या zero rated supplies। अगर आप सेल्स यूनिट को कोई भी सप्लाई करते हो तो उसको हम लोग जीरो रेटेड सप्लाईज बोलते हैं। इसीलिए फुल ITC अलाउ होगा ऑन द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ BMT लिमिटेड यूज्ड फॉर इफेक्टिंग सप्लाईज टू द यूनिट इन द सेल्स फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन। ITC डिसअलाउड कब होता है? टू द एक्सटेंट जो सप्लाईज आप यूज कर रहे हो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब नॉन बिजनेस का आप कोई पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज कर लिया, या फिर आप उस सप्लाईज को यूज कर लिए किसी भी टैक्सेबल को छोड़ के, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में या एग्जेम्प्ट सप्लाईज में, राइट? पर टैक्सेबल वाली चीज में यूज करते हो या जीरो रेटेड के लिए यूज करते हैं तो उसका तो हमें ITC मिल जाता है। हम आपको कीवर्ड क्या बताए थे इस केस में? जीरो रेटेड टैक्सेबल होगा। कीवर्ड बताए थे ना पढ़ाते समय कल कि जीरो रेटेड टैक्सेबल होगा, तो याद रखना जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल दोनों सप्लाईज अगर आप कर रहे हो तो ITC मिल जाएगा, राइट? क्योंकि टैक्सेबिलिटी पे मिलता है तो जीरो रेटेड पे भी मिलेगा, राइट? कीवर्ड याद रखना। नील रहेगा तब नहीं मिलेगा ITC, क्योंकि नील इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट। ठीक है, जीरो रेटेड अलग होता है।
याद आ गया? ओके तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो रेटेड सप्लाईज कर रहा है, इसीलिए आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि कीवर्ड याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे होता है गलती, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ये टैक्स पे कर रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अप टू 30th जुलाई। 31st जुलाई से ए बी बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में था 30th जुलाई तक, अब ये रेगुलर स्कीम में आ गया फ्रॉम 31st जुलाई। आपको बोला है क्या ए बी एलिजिबल है किसी भी आईटीसी के लिए? 30th जुलाई को जितना उसका रात को जो भी उसका रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस जो भी था, सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स था, उसका बैलेंस उसको मिला। क्या स्नेहा जो बोल रही है सही बोल रही है? यस रोहित? रोहित कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। हाँ जो सोल्यूशन में AB is eligible for ITC on the inputs, जो कि स्नेहा ने बोला क्या क्या, कंटेंट सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स या हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स। कब तक? जिस दिन कन्वर्ट हुआ उसके एक दिन पहले का रात को, यानी कि 30th जुलाई को जो स्टॉक था वो। बट जो कैपिटल गुड्स है उसका आईटीसी आप जो खरीदे थे उस समय लिए थे क्या? नहीं लिए थे। तो अब आप रेगुलर स्कीम में आ गए हो तो पूरा आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन हम क्या बोले, जैसे कोई भी मशीन डेप्रिशिएट होता है तो वैसे ही हमें 5% पर क्वार्टर या फिर पार्ट ऑफ द क्वार्टर को कम करना पड़ेगा जितना दिन आप यूज कर चुके हो, राइट? तो वो बात को मत भूलना, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आईटीसी तो मिल जाएगा, पर कैपिटल गुड्स के लिए याद रखना उस केस में जैसे डेप्रिसिएशन कम करते थे हम लोग, वैसे यहाँ पे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन 12। बाबला एंटरप्राइजेस इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा था। एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था, रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेगा, राइट? 1 अक्टूबर को एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया, मोदी जी आए और बोले कि आज से ये एग्जेम्प्ट वाले गुड्स टैक्सेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसी दिन इसका जो टर्नओवर था बाबला एंटरप्राइजेस का वो 45 लाख का टर्नओवर था। आपको बोला है एलिजिबिलिटी बताइए बाबला एंटरप्राइजेस का कि क्या ये आईटीसी क्लेम कर सकता है या फिर नहीं। पहला बात बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले आप एग्जाम सप्लाई कर रहे थे इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिए थे। 1 अक्टूबर को एग्जामेशन विड्रॉ कर लिया और उस दिन टर्नओवर था इसका 45 लाख का, ठीक है। इसका आंसर हम बताते हैं आपको। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 12 में, क्योंकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर नहीं किया है ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला बात तो एग्जेम्पशन जो है वो अवेलेबल था ऑन द गुड्स जो बाबला एंटरप्राइजेस सप्लाई कर रहा था और उस समय ये अनरजिस्टर्ड था, तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। अगर रजिस्ट्रेशन वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया है तो इसका मतलब अब ये टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है। अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो तो ये देखा जाता है कि क्या आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो या नहीं हो, राइट? अगर आपका टर्नओवर, अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर नहीं किया तो हम आपको ये नहीं बता रहे कितना थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है, बट हमने हिंट तो आपको पहले दिया है ना, 10, 20 या 40 लाख रहता है। इसका टर्नओवर ये तीनों से ज्यादा है, 45 है, राइट? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लायबल टू रजिस्ट्रेशन है? भले इस पे 40 वाला ही लिमिट क्यों ना एप्लीकेबल हो, इसका तो 45 लाख का टर्नओवर है, तो इस पे तो एप्लीकेबल होगा रजिस्ट्रेशन। अगर इसका रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो अगर इसने अप्लाई कर दिया है विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जिस दिन ये लायबल हुआ, विद इन 30 डेज ऑफ द लाइबिलिटी जब इसका रजिस्ट्रेशन का आया, तो इसके पास जो भी स्टॉक उस डेट के, उस कन्वर्ट वाले दिन के एक दिन पहले रात में जो भी स्टॉक था उसका आईटीसी इसको मिल जाएगा। उस स्टॉक में क्या क्या आएगा, इनपुट, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, वेरी गुड, बस वो बस नहीं कैपिटल गुड्स नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ यही 3 आएंगे। याद आया? वेरी गुड। तो वही अब पढ़ लो आंसर को। अज्यूमिंग दैट बाबला एंटरप्राइज, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि ये 30 डेज में अप्लाई किया कि नहीं, तो यहाँ अज्यूम कर लिया है कि ये लोग अप्लाई किया है और इसीलिए इसको क्रेडिट मिल जाएगा जो भी इसका इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स है, और डेट क्या हो जाएगा, 30 सितंबर। क्लियर है? इनपुट टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स पे आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? तो ये हम आप लोग को कैसे याद करवाए थे कि आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो भी क्राइटेरिया रहेगा वहां कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिलेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे 13। ममता दीदी नहीं, ममता ट्रेडर्स ट्रेड लिंक
ट्रेड इन exempt goods and provide taxable services. ममता ट्रेड लिंक्स जो है वो exempt goods as well as taxable services, ये दो चीज प्रोवाइड करती है. exempt goods प्रोवाइड करती है और taxable services प्रोवाइड करती है. ठीक है. इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. जीएसटी में रजिस्टर्ड है. 1 अक्टूबर को एग्जेम्पशन जो था गुड्स के ऊपर वो विड्रॉ कर लिया गया. हाय, आपको बोला है इस सिनेरियो को एनालाइज करिए और बताइए कि ममता ट्रेड लिंक्स जो है क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकती है इफ एनी ऑन द इनपुट्स या फिर कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स. पहले एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रही थी और साथ ही साथ टैक्सेबल सर्विसेज बेच रही थी. तो टैक्सेबल सर्विसेज तो आज भी टैक्सेबल है. जो एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रही थी वो क्या हो गया, अब टैक्सेबल हो गया है. तो अब क्या होगा, क्या ये आईटीसी क्लेम कर सकती है? करी तो नहीं ऑलरेडी, बट अब जो एग्जाम है उसको रिवर्स करेंगे. है जो रिवर्स कर रही थी वो रोकना पड़ेगा. क्लियर हुआ? आ जाओ आंसर में. 13 का आंसर पढ़ो. अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन करता है जो कि टैक्सेबल बन चुका है तो क्या होगा, एक सेक्शन एप्लीकेबल होगा जिसका नंबर आपको याद रखने का जरूरत नहीं है. इन द गिवन केस सिंस ममता ट्रेड लिंक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो एक सेक्शन है 18(1)(d जो हम लोग पढ़े भी है, लेकिन हम जैसा आपको बोले कि ये सेक्शन नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है, दैट विल बी एप्लीकेबल. सीधा आ जाओ प्रोविजन में. ममता ट्रेड लिंक्स विल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक रिलेटेड टू द एग्जेम्प्ट सप्लाई and on capital goods exclusively for such exempt supply on the date immediately preceding the date from which the supplies become taxable. तो जिस दिन आपका सप्लाईज जो है वो टैक्सेबल बना उसके एक दिन पहले रात में जो भी स्टॉक था इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स उसका आप आईटीसी ले सकते हो. अब यहाँ हुआ क्या, एग्जेम्प्ट था पहले और अब टैक्सेबल हुआ है. तो जब एग्जेम्प्ट था तो क्या कैपिटल गुड्स के ऊपर इसको आईटीसी मिला था? नहीं. तो अब क्या आईटीसी ले सकते हैं? हाँ आईटीसी ले सकते हैं, राइट. बट जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करते, क्योंकि अगर वो गुड्स को आप शुरू से यूज कर रहे होते तो अभी तक तो गुड्स का तो डेप्रिसिएशन हुआ ही होता ना, तो उतना पोर्शन को हटाना पड़ेगा. तो अभी आप कैपिटल गुड्स पे पूरा आईटीसी ले लोगे और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, रिवर्स कितना कर देंगे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर. क्लियर है? कोई दिक्कत? और आप क्या स्नेहा रोकना और वो सब बोल रहे थे वो मेरे को समझ में नहीं आया. कॉमन और फिर उसके बाद टैक्सेबल. नहीं वो नहीं. क्लियर है? ओके. अच्छा, आपको ये डाउट क्यों हुआ? यहाँ दिया हुआ है एग्जेम्प्ट गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विसेज. टैक्सेबल गुड्स नहीं है, टैक्सेबल सर्विसेज है. तो सर्विसेज के केस में केस का बात नहीं कर रहे हम लोग, एग्जेम्प्ट गुड्स का बात करें, गुड्स का. ठीक है, ठीक है. आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन. 14 नंबर क्वेश्चन इजी है, फटाफट से बताओगे. हर्षगीत प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि मैन्युफैक्चर करता है टैक्सेबल गुड्स का. आपको जुलाई मंथ का डिटेल्स दिया हुआ है जो इसने परचेज किया है मतलब आईटीसी मिलना चाहिए, राइट. क्या क्या परचेज किया है? रॉ मटेरियल परचेज किया है, लेकिन इसको सितंबर में रिसीव होगा. अभी डिटेल्स दिया हुआ है जुलाई का, रिसीव कब होगा? सितंबर में. क्या आईटीसी मिलेगा जो ये 2,50,000 पे किया है? नहीं मिलेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेड फॉर द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री. इनके फैक्ट्री में जो भी एम्प्लॉइज हैं उसके लिए मेंबरशिप लिया गया है और ये ऑब्लिगेटरी नहीं था, यानी लॉ में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि लेना पड़ेगा. तो क्या जीएसटी जो ये पे किया इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा. ब्लॉक्ड. वेरी गुड. नेक्स्ट, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट्स जिसमें से 3rd लॉट रिसीव हुआ है जुलाई में. 5वें के बाद बात करेंगे. ये 80,000 का आईटीसी क्या होगा? नहीं मिलेगा. वेरी गुड. उसके बाद बताओ, ट्रक्स यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल गुड्स है, इसका मिल जाएगा. उसके बाद कैपिटल गुड्स है. आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस फॉर 2 आइटम इज मिसिंग और जीएसटी उस आइटम पे हुआ था 80,000 का. तो 1,50,000 टोटल है जिसमें से 80,000 का जो इनवॉइस है वो गायब हो गया. तो जो बचा है खाली उसका ही आईटीसी ले सकते हो, जो गायब हो गया है उसका आईटीसी नहीं ले सकते. तो 1,50,000 माइनस 80, 70,000 का आप आईटीसी ले सकते हो. कोई दिक्कत? ओके, यही बोला था आपको निकालने के लिए. आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन में. ये भी आप लोग फटाफट से बता दोगे. जमकू लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि बिजनेस करता है स्पाइसेस का, मसाला बेचता है. ठीक है, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो आप लोग कभी मसाला बना के बेचेंगे अच्छा से. ठीक है, आगे. इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू जीएसटी पेड ऑन द इनवर्ड सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय इट, यानी कि सामान खरीदा. क्वेश्चन आंख खोल के पढ़ना एग्जाम में, कहाँ इनवर्ड लिखा है कहाँ आउटवर्ड लिखा है. ठीक है, आप लोग आंख बंद करके क्वेश्चन पढ़ते हो, आईटीसी का आउटवर्ड का इनपुट बना के गड़बड़ करके आते हो, तो आंख खोल के पढ़ोगे. ठीक है, मंथ क्या है? अक्टूबर मंथ है. पहले इसने रॉ स्पाइसेस परचेज किया है. रॉ स्पाइसेस परचेज किया था. रॉ स्पाइसेस इसने कस्टमर को बेचा और रॉ स्पाइसेस इसने पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर्स में यूज किया. ठीक है, तो जो कस्टमर को बेचा वो तो सप्लाई किया विच इज वैलिड.
तो उसका आईटीसी मिलेगा, मिल जाएगा। पर जो पर्सनल यूज के लिए रॉ स्पाइसेस अल्टीमेटली परचेज किया उसका मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज किया इन द टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये कोई ऐसा मशीनरी परचेज किया जो अपने बिजनेस में यूज करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा, मिल जाएगा 25,000 का। नेक्स्ट जीएसटी दिया हुआ है, पहले आप एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट ये देख लेना कि आपके क्वेश्चन में जीएसटी अमाउंट दिया हुआ है या वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया हुआ है और जीएसटी रेट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं या जीएसटी का अमाउंट दिया हुआ है तो सीधा हम लोग इसका जो जो एप्लीकेबल है उसका टोटल कर लेंगे। बट अगर यहाँ अमाउंट दिया रहता और जीएसटी रेट नीचे दिया रहता तो आपको वो मल्टीप्लाई करके जीएसटी अमाउंट निकालना पड़ता और फिर उसका टोटल करते हैं हम लोग जिस चीज पे आईटीसी ले सकते हैं। क्लियर। थर्ड देखो, 6 सीटर मोटर व्हीकल है जो कि आप यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये बताओ क्या होगा। नहीं मिलेगा, पर ये तो अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। ठीक है, आप लोग बोलते हो तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक्ड है अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में यूज कर रहे हो और सिटिंग कैपेसिटी इज अप टू 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो यहाँ पे 6 है तो नहीं मिलेगा। और हाँ, उसका एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे कि अगर लेके बेच दिया किसी को या फिर आप ट्रैवल ऑपरेटर हो वो सब में मिल जाता है, तो यहाँ तो ये स्पाइस का बिजनेस है, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, पेमेंट कर रहे हो आप एक कॉन्ट्रैक्टर को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। स्टाफ क्वार्टर्स बनाने के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किए, तो ये कौन सा प्रोविजन हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो हम लोगों ने पढ़ा था। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में अगर आप ऐसा कुछ लेते हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वो वाला केस है। तो प्रोविजन चेक करो और फिर मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर आईटीसी को मिलना चाहिए। ये स्टाफ क्वार्टर्स का कंस्ट्रक्शन की है, वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरीज है अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मिलेगा, बट उसके अलावा अगर कुछ है तो उसका आईटीसी हमें नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, उसका सर्विसेज आप लिए हो, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। सोल्यूशन में आ जाओ एक बार, 15 का सोल्यूशन में आ जाओ, लास्ट वाले का रीजन पढ़ो। ITC is not available for works contract services when supplied for construction of an immovable property other than plant and machinery. Plant and machinery पे allow होता है, except where it is an input service for further supply of works contract. Example दिए थे ना, work contract service आप लिए, मतलब contract लिए और किसी और को दे दिए, तब ITC allow हो जाएगा, राइट। तो ये तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो allow नहीं होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसका भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। दीना लिमिटेड, हाँ दीना लिमिटेड, इसीलिए आप आंसर करोगे। दीना लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है फ्रॉम महाराष्ट्र और ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसका, पैसेंजर ऑटो का, पैसेंजर ऑटो का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। इसने क्या क्या परचेज किया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च वो आपको दिया हुआ है। अगेन अमाउंट देख लो, जीएसटी निकाल के ही दिया हुआ है, ठीक है। पहला, परचेज ऑफ आयरन, आयरन परचेज किया है जिसको ये रॉ मटेरियल यूज करता है, ये कड़ने वाला आयरन नहीं है, आयरन वो रॉ मटेरियल वाला आयरन है जिससे वो ऑटोज बनाएगा, ठीक है। अच्छा, गुड्स 2 लॉट में रिसीव हो रहा है, पहला लॉट मार्च में आ गया, दूसरा लॉट अप्रैल में आएगा, क्या इसको आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बोलते हो तो काट देते, मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोल रहे हो मैं काट देती हूँ, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे दूसरा, परचेज ऑफ एसेसरीज व्हिच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर्स ऑफ द कंपनी ऑन द डायरेक्शन ऑफ दीना लिमिटेड। एसेसरीज परचेज किया और सीधा वो कंपनी का डीलर को भेज दिया, कंपनी ने ही बोला था कि मुझे मत भेजो, तुम डायरेक्टली मेरे डीलर को भेज दो। बिल टू शिप टू मॉडल का एग्जांपल दिए थे, हाँ गुड। अच्छा, पर आगे इन्फॉर्मेशन तो देख लो, ओनली इनवॉइस वाज रिसीव्ड बाय दीना लिमिटेड, मतलब ठीक है, ये भिजवा किसको दिया, डीलर को, इनवॉइस खुद रिसीव कर लिया, वेरी गुड। तो हम लोग ने पढ़ा था बिल टू शिप टू मॉडल, एग्जांपल दिए थे दिल्ली मुंबई वाला कस्टमर, ठीक है। तो उस केस में क्या आईटीसी मिलेगा दीना लिमिटेड को, मिल जाएगा, ठीक है। आगे, परचेज ऑफ बस, बस खरीदा है, सिटिंग कैपेसिटी 15, खुश हो जाओ, बार बार तो रिजेक्ट कर दे रहे थे, फिलहाल आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द रेसिडेंस टू कंपनी एंड बैक, एक बस खरीदा है जिसका सिटिंग कैपेसिटी इज 15, क्या आईटीसी मिलेगा, यूज तो कर रहा है इस बस को एम्प्लॉइज को इधर उधर करने में, पहली बार आपको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13, अप टू 13 होता तो नहीं मिलता इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है। लास्ट, जनरल इंश्योरेंस कार के लिए लिया, जिस कार का सिटिंग कैपेसिटी 5 है और इसको यूज कर रहा है कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस, नहीं मिलेगा, क्यों, जनरल इंश्योरेंस का आईटीसी तभी मिलता है अगर उस सामान पे आईटीसी मिला हो और यहाँ पे तो सामान पे मिलेगा। क्या बात है, वेरी गुड। अगर परचेज के टाइम पे आईटीसी अवेलेबल था तब जनरल इंश्योरेंस उसका कराए हो तो उसका आईटीसी अवेलेबल होगा। यहाँ सिटिंग कैपेसिटी इज 5 और इसको यूज कर रहा है कंपनी ऑफिशियल पर्पस में, यानी कि
दिस इज बिजनेस का फर्दर सप्लाई में तो यूज हो नहीं रहा है, तो खरीदते टाइम आईटीसी मिला होगा नहीं, तो जनरल इंश्योरेंस का आईटीसी मिलेगा नहीं। कोई दिक्कत? आ जाओ सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन देख लो। परचेज ऑफ आयरन है क्वेश्चन नंबर 16। 113 हाँ 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 हाँ, आयरन का सेकंड लॉट, हाँ ठीक है, नील। दूसरा एसेसरीज वाले में मिल रहा था, तीसरा बस के लिए मिल रहा था पहली बार, और लास्ट वाला जनरल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? आईटीसी टफ लग रहा है? अब बहुत टफ लग रहा है? बहुत बहुत टफ लग रहा है? बहुत बहुत इजी लग रहा है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि बहुत इजी लग रहा है तो अब कंफर्टेबल हो जाओ। कंफर्टेबल पी यानी प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, कहाँ पे? स्टेट ऑफ उड़ीसा में। ठीक है, इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। इसका मैन्युफैक्चरिंग ये क्या चीज का करता है? आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का करता है। इट हैज रिसीव्ड आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम हाई टेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर 11 लाख रुपीज, जिसपे जीएसटी 18% लगता है, पर इस 11 लाख पे जीएसटी नहीं लगा हुआ है, इट इज एक्सक्लूसिव। ओके, और ये कब परचेज किया है, कब ये अपना ये सर्विसेज को रिसीव किया है? 28 अक्टूबर को रिसीव किया है। ठीक है, 28 अक्टूबर को रिसीव किया है। इनवॉइस इस सर्विस का कब रेंडर हुआ है? रेंडर वाज इशूड ऑन 5 नवंबर। 5 नवंबर को इनवॉइस इस सर्विसेज का रिसीव हुआ है। ठीक है, आगे कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड ने पार्ट पेमेंट किया है 4,20,000 का। कब पेमेंट किया? 30 नवंबर को किया। टोटल पेमेंट करना कितना था इसको? 11 लाख, जो कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो इंक्लूसिव जीएसटी जो अमाउंट आएगा उतना का टोटल पेमेंट करना था, राइट? पार्ट पेमेंट इसने किया है 4,20,000 का। Being unhappy with the service provided by Hi-Fi Infotech Private Limited, it did not make the balance payment. बैलेंस पेमेंट किया ही नहीं क्योंकि इसको सर्विसेज अच्छे नहीं लगे, तो पार्ट पेमेंट करके भाग गया। ठीक है, Deficiency in service rendered was made good by Hi-Fi Infotech Private Limited. अपना सर्विसेज ना ये Hi-Fi Infotech Private Limited सुधार दिया, देखा कस्टमर भाग गया तो ये अपना सर्विसेज अच्छा कर दिया। ठीक है, और ये कब तक किया? 15 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड ने बैलेंस पेमेंट कर दिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 6 जुलाई को। क्लियर है कहानी? तो हुआ ये कि आप लोग अपने बारे में सोचो, आप जो है वो कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड हो, उड़ीसा में रजिस्टर्ड हो, आप जो है वो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करते हो। ठीक है, आपने मेरे से आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज हम देते हैं, हम हाई-फाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, मेरे से आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज लिया, टोटल बिल था 11 लाख रुपया का, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%, तो इंटू 118 करके बताओ कितना आ रहा है? 11 लाख इंटू 18, ये कौन सा तरीका है बोलने का? 12,98,000, 12,98,000 बोलो तो ये ठीक था। तो 12,98,000 का टोटल बिल है। ठीक है, अब ये बिल कब बना? 20 अक्टूबर को बना। ओके, अब ये जो सर्विसेज का इनवॉइस है ये रिसीव हो गया है 5 नवंबर को, यानी कि इनवॉइस मिल गया 5 नवंबर को। ओके, अब आप जो है आप क्या किए? आपने 30 नवंबर को पार्ट पेमेंट 4,20,000 रुपए का कर दिया। फिर आप मेरे सर्विसेज से खुश नहीं थे तो आप भाग गए, फिर हम सर्विस अच्छा कर दिए तो आप भी खुश हो गए कि अरे सर्विसेज अच्छा हो गया है, तो आपने जो है वो 6 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर को पेमेंट कर दिया। अभी अक्टूबर चल रहा है तो जुलाई तक आपने पेमेंट कर दिया। क्लियर है? आपको बोला है आईटीसी कितना अवेलेबल होगा कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड को, वो बताइए ऑन द इंजीनियरिंग सर्विसेज रिसीव्ड बाय, यानी आपको आईटीसी कितना मिलेगा इस केस में। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अच्छा हमने प्रोविजन क्या क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि भाई देखो जो भी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होता है उसके 180 डेज के अंदर अंदर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को पेमेंट कर देना पड़ता है, ये पढ़ा था हमने, राइट? अच्छा, अगर आप पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करते हो तो क्या होगा? जब फर्स्ट टाइम आप सर्विस लिए थे तो पूरा आईटीसी आपको मिल गया था, पर 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं किए तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ये पढ़ा था हमने, करेक्ट? तो यहाँ पर भी वही केस एप्लीकेबल हो रहा है। समझ आया? आ जाओ सोल्यूशन में और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है वो फॉलो करो। जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आ जाओ। देखो, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी तब मिल जाता है जब भी वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता है, करेक्ट? और साथ ही साथ जो आईटीसी का कंडीशन है कि अगर वो सर्विसेज को वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है तो उसका आईटीसी उसको मिल जाता है, करेक्ट? सेकंड पैराग्राफ देखो, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लायर को पेमेंट कब तक कर देना होता है? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, राइट? तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या था?
5 नवंबर है, इससे 180 दिन क्या आएगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के आसपास आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिनट सुनो, तो अब यहाँ पर 180 डेज के बाद पेमेंट मिल रहा है क्या? आधा पेमेंट तो नवंबर में मिल गया था विद इन 180 डेज, बट जो रिमेनिंग पेमेंट है वो कब मिला? जुलाई में, है ना। रफ कैलकुलेशन बोले क्योंकि एग्जैक्ट डेट अभी नहीं निकालना है, आप एक बार रफ के आसपास देख लो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने लोग का मई का आसपास आ रहा है, तो जुलाई में पेमेंट किया है, तो काफी बाद में पेमेंट किया है, तो विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट नहीं हुआ है उस पार्ट पेमेंट का, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो पार्ट पेमेंट इसने कर दिया था उसका तो आईटीसी इसको मिल जाएगा, इसको मतलब आप लोग को, लेकिन जो इसने जुलाई में पेमेंट किया उसका आईटीसी तो इसको नहीं मिलेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब जब वो पेमेंट कर दिया तो रीअवेल कर सकता था आईटीसी का 6 जुलाई को, पर 6 जुलाई के पहले जिस दिन 180 डेज खत्म हो रहा है उस दिन तक पेमेंट जो रिमेनिंग अमाउंट का नहीं किया उतना अमाउंट को तो रिवर्स करना पड़ेगा, समझ आया। तो आ जाओ आगे देखो, सबसे पहला बात तो इसका टोटल इसने लिया कितना था, आईटीसी इसको मिला कितना था, 11 लाख रुपए का इसने सामान खरीदा, इसका 18% कितना आता है, 1,98,000 का ये आईटीसी क्लेम किया था, जो कि इसको पूरा मिल गया, करेक्ट। अब पार्ट पेमेंट इसने कितना कर दिया था, 4,20,000 का पार्ट पेमेंट कर दिया था विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो ये 4,20,000 का जो प्रोपोर्शन है उसका आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालो कितना आएगा, 4,20,000 टोटल वैल्यू है, ठीक है। ये अगर अपने आप में हमको जीएसटी का पैसा निकालना है ना सिर्फ, तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेमेंट किया होगा, पेमेंट करते समय ये थोड़ी बोलेगा कि जीएसटी का पैसा हम बाद में देंगे, जो भी पेमेंट किया उस पर तो जीएसटी इंक्लूसिव ही होगा, तो ये अपने आप में 118% है, राइट। तो डिवाइड बाय 118 करेंगे, और हमें निकालना क्या है, हमें जीएसटी का अमाउंट निकालना है, यानी वो 18% निकालना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इंटू 18 से करेंगे, समझ आया। कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट क्या आएगा आपका, बताओ, 4,20,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 18 कितना आएगा, लिखने दो, 64,068, अच्छा 64,068 ये बताया, राइट, ठीक है। तो आपका 4,20,000 डिवाइड बाय 118%, मुझे आप लोग पे भरोसा नहीं है 4,20,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 18, हाँ 640, ठीक है, चलो थोड़ा सा भरोसा हो गया। तो ये जो अमाउंट आया है ये क्या है, इतना अमाउंट का जीएसटी तो ये अवेल कर सकता है ना, राइट, इतना अमाउंट ऑफ जीएसटी ये अवेल कर सकता है क्योंकि इसने पेमेंट कर दिया है टाइम पे, राइट। तो अब 1,98,000 माइनस 64068 करोगे तो कितना आएगा, करके बताओ, 1,98,000 माइनस 64068, 133,932, ये क्या है, ये है आपका रिवर्सल अमाउंट। तो इतना अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स करेंगे, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं हुआ इस अमाउंट का, राइट। तो इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा इन द आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। और आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट जो है वो हम लोग कौन से फॉर्म में करते हैं, जीएसटीआर 3B। तो ये कंपनी यानी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जीएसटीआर 3B जब आप भरोगे, कौन से महीने का, आपका 180 डेज खत्म कौन सा महीना में हो रहा था, मई में हो रहा था, तो मई का जब आप जीएसटीआर 3B भरोगे, जो कब भरोगे आप, जून में, तो उस समय आपको रिवर्सल करना पड़ेगा 1,33,932 रुपीज का, क्लियर है। अब जब आप 6 जुलाई को पेमेंट कर दोगे रिमेनिंग अमाउंट, तब आप ये वाला अमाउंट 1,33,932 को रीअवेल कर लोगे, कोई दिक्कत है, समझ आ गया, क्लियर है। मैम एक बार उसको माइनस आपका कैलकुलेटर में लगा रहे क्या, बोलो किसको माइनस करें, 12,98,000 माइनस 12 लाख क्यों, जीएसटी का अमाउंट क्या है, जीएसटी का अमाउंट कितना है, 12 लाख तो टोटल बिल वैल्यू हो गया, सामान कितना का खरीदा, 11 लाख का, तो जीएसटी पे कितना किया है, 11 लाख का 18%, 1,98,000, तो आईटीसी तो उतना का मिलता है ना जितना जीएसटी पे किया, तो 1,98,000 का ये आईटीसी मिला। वो पूरा अगर ये विद इन 180 डेज पेमेंट कर देता तो पूरा 1,98,000 का जो आईटीसी क्लेम किया उसमें कोई दिक्कत होता नहीं, पर इसने तो पेमेंट किया नहीं, 180 डेज के अंदर हाफ पेमेंट किया। तो जो हाफ पेमेंट किया वो कितना किया, 4,20,000 का, तो 4,20,000 का जो बिल वैल्यू है उसमें जीएसटी पोर्शन कितना था जो इसने पे किया, 64,068, ये हाँ क्लियर है अभी, तो इतना ये जीएसटी पे किया,
ये इतना, ये जीएसटी का ये इतना जो ये आईटीसी है वो क्लेम कर सकता है, तो टोटल 1,98,000 माइनस दिस अमाउंट जितना वो क्लेम कर सकता है, जो बचा उतना को रिवर्स करना पड़ेगा। समझ आया? कोई दिक्कत? ओके ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट होता है। क्लियर है पूरा? ओके फाइन। थ्योरी तो आप वही लिखोगे जो एग्जैक्टली हुआ है, पूरा प्रोविजंस को ही आपको लिखना है। नॉर्मल इंग्लिश में भी लिखोगे बट एग्जैक्ट प्रोविजन आपको लिखना है, ठीक है? थोड़े बहुत सिंपल इंग्लिश लिखते समय आप क्या करते हो ना, पूरा ही बच्चा वाला लैंग्वेज में चले जाते हो, तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए आपको मॉड्यूल 2 बार 3 बार रिवाइज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स पिक हो जाएंगे। बाकी आपको एग्जैक्ट प्रोविजन लिखना है विद एग्जैक्ट कैलकुलेशन, दैट विल फेच यू करेक्ट मार्क्स। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 आप होमवर्क लिख लो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग किए थे। कौन सा क्वेश्चन किए थे? इलस्ट्रेशन 4 किए थे ना? हाँ, तो आप लिख लो यहाँ पे सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 4। अब इसका मतलब ये नहीं कि करोगे नहीं, इलस्ट्रेशन 4 कर लिया तो। हम नहीं करवा रहे क्योंकि कर चुके हैं हम लोग, आप लोग करोगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। मेसर्स दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली ऑर्डर प्लेस किया है 250 kgs ऑफ प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से, जो जीएसटी अभी इस पे लगा नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ठीक है, 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स एट द रेट 50 पर केजी। और ये ऑर्डर किसको दिया है? करीमैन ब्रदर्स को दिया है, जो कि नोएडा यूपी का है। ठीक है, रेसिपिएंट कहाँ का है? न्यू दिल्ली। सप्लायर कहाँ का है? नोएडा यूपी। आगे, मेसर्स करीमैन ब्रदर्स हैज अग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट द वेयरहाउस ऑफ मेसर्स दीवान एंड सन्स एट न्यू दिल्ली। तो ये जो है करीमैन ब्रदर्स, ये बोला कि आपका जो वेयरहाउस है ना न्यू दिल्ली में, हम वहां पे दे देंगे आपको गुड्स, डिलीवर वहां कर देंगे। ठीक है, while the order was getting packed at the factory of Messrs. Kariman Bros, Messrs. Diwan and Sons got an order from Subkamna Sales of Hapur, UP for 250 kg of plastic granules at the rate 60 per kg, which is again exclusive of GST. तो क्या हुआ, जैसे ही ऑर्डर पैक हो रहा था, वैसे ही जो दीवान एंड सन्स है उसको एक नए कस्टमर जो यूपी का है उससे ऑर्डर मिल गया, और ये उसको बोला कि 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स हम आपको 60 रुपीज पर केजी पे देंगे। ये खरीदा था 50 रुपया पर केजी में, बेच रहा है 60 रुपया पर केजी में। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेसर्स दीवान एंड सन्स आस्क्ड द मेसर्स करीमैन ब्रदर्स टू डायरेक्टली डिलीवर टू सुकामना सेल्स एट इट्स गोडाउन लोकेटेड इन हापुड़। डायरेक्टली बोला कि भैया देखो, तुम हमको भेजोगे, हम फिर अपने कस्टमर को भेजेंगे। डायरेक्टली तुम मेरे कस्टमर को भेजो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। बिल टू शिप टू मॉडल जो हम लोग पढ़े थे, राइट? अकॉर्डिंगली करीमैन ब्रदर्स ने ये डिलीवर कर दिया शुभकामना सेल्स को ही। आपको बोला है आईटीसी कितना अवेल होगा वो बताओ, अगर सारे पार्टीज रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। क्वेश्चन समझ आया? तो आपको यहाँ पर बोला है सारे पार्टीज रजिस्टर्ड है और आईटीसी अवेलमेंट किसका निकालना है? दीवान एंड सन्स और करीमैन ब्रदर्स दोनों का निकालने के लिए बोला है। बताइए क्या होगा बिल टू शिप टू मॉडल में? सबसे पहले सप्लायर कौन था? हाँ, करीमैन ब्रोस। रेसिपिएंट कौन? दीवान एंड सन्स। अच्छा, दीवान एंड सन्स सप्लायर यानी करीमैन ब्रोस को क्या बोला कि मेरे जगह तुम ये सामान कहां भेज दो? शुभकामना सेल्स को भेज दो। करेक्ट, तो ये बिल टू शिप टू मॉडल हो गया, राइट? अच्छा, तो ये जो रेसिपिएंट हम लोग जिसको बोल रहे हैं, इसको हम लोग थर्ड पार्टी भी बोलते थे बिल टू शिप टू मॉडल में, करेक्ट? ओके, तो यहाँ सप्लायर क्या कर रहा है? वो बिल करेगा किसको? दीवान एंड सन्स को। शिप करेगा किसको? शुभकामना सेल्स को। तो जो ट्रांजैक्शन दीवान एंड सन्स और शुभकामना सेल्स के बीच में हुआ है, राइट, उस केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां गुड्स रिसीव हुआ है शुभकामना सेल्स, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, राइट? ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इन दोनों के ट्रांजैक्शन में? हापुड़, करेक्ट? गोडाउन का है हापुड़ में। और यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी है यानी दीवान एंड सन्स, ये हो गया क्या? सप्लायर इनके ट्रांजैक्शन में, इन दोनों के ट्रांजैक्शन में, करेक्ट? तो सप्लायर कहाँ का है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, दीवान एंड सन्स न्यू दिल्ली का है ना, राइट? तो इन दोनों के ट्रांजैक्शन पे आईटीसी तो मिलेगा क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड है। क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी? आईजीएसटी लगेगा, करेक्ट?
दो अलग अलग स्टेट है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस केस में आईटीसी कौन रिसीव करेगा इन दोनों के ट्रांजैक्शन में? दीवान एंड सन्स, क्योंकि ये सप्लायर है। कितना आईटीसी रिसीव करेगा? तो ये माल कितना में बेचा है? 250 kg इंटू 60, 250 इंटू 60 कितना होता है? इंटू, पहले ये बताओ, 250 इंटू 60 15,000। 15,000 पे जीएसटी कितना लग जाएगा? 18%। तो 15,000 इंटू 18% कितना आएगा? 2700। तो 2700 आईटीसी किसको मिल जाएगा? दीवान एंड सन्स को मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जो ट्रांजैक्शन करीमैन ब्रदर्स एंड दीवान एंड सन्स के बीच में हुआ है उसका आईटीसी किसको मिलेगा? करीमैन ब्रदर्स को, राइट। तो करीमैन ब्रदर्स कितना रुपया में सप्लाई किया? 250 इंटू 50 कितना आता है? 250 इंटू 50 12,500। इस पे 18% जीएसटी लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा जीएसटी अमाउंट? 2,250। तो ये 2,250 का आईटीसी किसको मिल जाएगा? करीमैन ब्रदर्स को मिल जाएगा। एक मिनट, करीमैन ब्रदर्स को क्यों मिलेगा? करीमैन ब्रदर्स तो बेचा है, करीमैन ब्रदर्स तो सेल किया है, तो इसका आईटीसी किसको मिलेगा? दीवान एंड सन्स को मिलेगा। और उस केस में यही जो 2,700 रुपीज था इसका आईटीसी शुभकामना सेल्स को मिलेगा, नॉट दीवान एंड सेल्स, राइट। तो 2,700 का आईटीसी शुभकामना सेल्स को मिलेगा और 2,250 का आईटीसी किसको मिलेगा? दीवान एंड सन्स को मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ आ गया? ओके, आ जाओ सोल्यूशन में। अब इसको प्रेजेंट कैसे किया है आंसर में वो एक बार देख लो। सबसे पहला तो आपको बोला है कि जो कंडीशन है अवेल करने का आईटीसी वो है रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जो कि गुड्स रिसीव कर रहा है या सर्विसेज रिसीव कर रहा है, राइट। बट गुड्स अगर किसी थर्ड पर्सन को ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन डिलीवर हो रहा है तो वो भी वैलिड माना जाता है। और उस केस में भी अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी क्लेम किया जा सकता है बाय द पर्सन जो डायरेक्शन दिया था। ओके, आईटीसी इज अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन इज on whose direction the goods are delivered to any other person. Fine. सेकंड पैराग्राफ, इस केस में गुड्स डिलीवर किया करीमैन ब्रदर्स जो सप्लायर था टू शुभकामना सेल्स। यहाँ शुभकामना सेल्स को थर्ड पर्सन माना है, लेकिन हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? जो कि हमारा जिसके डायरेक्शन पे दिया जा रहा है उसको थर्ड पर्सन बोल रहे थे, राइट। यहाँ पे ये लोग उस चैप्टर को फॉलो नहीं करके इन जनरल जैसे हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं उसको लिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये इसको काट ही दो, इस वर्ड को काट दो, ठीक है। आगे देखो, ऑन द डायरेक्शन ऑफ मेसर्स दीवान एंड सन्स जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में जो आईटीसी है 2250 का ये किसको मिल जाएगा? दीवान एंड सन्स को। और जो शुभकामना सेल्स है उसको आईटीसी मिल जाएगा 2,700। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसी के साथ आपका एंटायर आईटीसी चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आप करोगे राइटिंग प्रैक्टिस इस चैप्टर का। नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन।